नमस्कार। पीटीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो यूक्रेन विजिट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी को मालूम है कि लास्ट मंथ 8 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर की विजिट रशिया हुई थी। उस समय कुछ ऐसी घटना घटी कि इस विजिट का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया मीडिया में, एज वेल एज़ अगर हम देखें कि फॉरेन कैपिटल्स, इन जगहों पर इनका काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ। क्योंकि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है वहाँ फर्स्ट डे जिस तरह से गर्मजोशी के साथ प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं और उसी दिन रशियन मिसाइल जो यूक्रेन में एक चाइल्ड हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय करता है जिसमें बहुत सारे बच्चों की मौत हो जाती है। और दूसरी बात कि ये तो दुखद घटना घटी ही, लेकिन उसी समय वाशिंगटन डीसी में 75th नाटो समिट भी होती थी। तो इसके कारण भी इसके ऑप्टिक्स और टाइमिंग दोनों ही को लेकर काफ़ी क्वेश्चन किया गया। यहाँ तक कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिशियल डोनाल्ड लू हैं, उन्होंने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है उसके ऑप्टिक्स और टाइमिंग बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम देखें तो इसमें कुछ पॉजिटिव डायमेंशंस भी है। नॉर्मली आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर अपने फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उससे पहला बायलैटरल विजिट को बनाया है, अपना फर्स्ट आउटसाइड जो विजिट के तौर पर ट्रीट किया। लेकिन इस बार उन्होंने रसिया को चुना। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर के माइंड में कुछ स्पेशल चल रहा था। अदरवाइज़ उनको भी मालूम है कि अगर हम रसिया जाते हैं और वहाँ जिस तरह से आपस में इंटरेक्शन होगा उसका ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इससे तो और वहाँ जाकर के भी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी क्लियर कट एक मैसेज भी दिया व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि जो बच्चों की घटना घटी, जो बच्चों की मृत्यु हुई, और उसके जस्ट बाद उन्होंने कहा कि ये जो मर्डर ऑफ चिल्ड्रेन कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी वे। तो उसके बाद फिर दोनों में काफ़ी कैंडिड डिस्कशन भी हुआ, बहुत लंबी बातचीत में। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिले जिसमें पुतिन ने इस युद्ध के बारे में अपना बताया। तो इससे अगर हम एंड साइट में अब देखें तो इसका मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर का मोटिव कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में था कि भाई वो ये जो 2 साल से अधिक से ऑलमोस्ट 2.5 साल से जो वार चल रहा है उसको ख़त्म करने की दिशा में इंडिया कोई इफ़ेक्टिव स्टेप ले। तो उस समय किसी ने ये उम्मीद भी नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर अब रशिया के बाद यूक्रेन भी जाएंगे। लेकिन जुलाई के ही एंड में यूक्रेन विजिट का अनाउंसमेंट होता है। तो अब हम देखें कि भाई इसका पर्पस क्या था। तो एक तो अब स्पष्ट लगता है कि प्राइम मिनिस्टर एक मैसेज देना चाह रहे थे यूएस एंड अदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, क्योंकि ये मैसेज कि भाई इंडिया ऐसा नहीं है कि वो रशिया के साथ है या किसी यूक्रेन के साथ। जैसे वेस्ट कंट्रीज़ है तो वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया दोनों ही से अलग है। इंडिया मोरलेस कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रहा है। लेकिन इस न्यूट्रलिटी को आप नेगेटिवली नहीं देख सकते। ये पैसिव न्यूट्रलिटी नहीं है, ये एक्चुअली एक्टिव न्यूट्रलिटी है। अगर हम देखें तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो भी जितने भी यूक्रेन वार से रिलेटेड जो पीस समिट हुई है या प्रिपरेटरी मीटिंग्स हुई है उस सब में इंडियन का बड़ा ही एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ। इवन जब टर्की ये ब्लैक सी कॉरिडोर की बात कर रहे थे, वहाँ के यूक्रेन में जो ग्रेन है, यूक्रेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक मेजर सप्लायर है और उस जंग के कारण हो गया कि भाई वहाँ से एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा था। तो उस समय टर्की के इंटरवेंशन के बाद ये ऐसी व्यवस्था की गई कि ये एक पीस कॉरिडोर ब्लैक सी में बनेगा जिसके थ्रू ग्रेन को यूक्रेन से ग्रेन एक्सपोर्ट होगा। तो उसमें भी इंडिया का बड़ा ही मेजर रोल था। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जब न्यूक्लियर प्लांट ज़पोरिजिया वहाँ जो न्यूक्लियर प्लांट पर रशियन अटैक का खतरा था, तो उस समय भी इंडिया ने दोनों ही साइड से बात करके उसको मामले को रफा दफा किया। तो इस तरह से बिगनिंग से और इवन सारे प्रिपरेटरी मीटिंग में भी रही है। तो इंडिया एक क्लियर कट मैसेज
यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ को दे रहा था कि भाई हम न्यूट्रल नहीं हैं और हमारी न्यूट्रलिटी को आप नेगेटिवली नहीं देखें, वी आर एक्टिवली इंगेज्ड एंड इन फैक्ट वी आर मोर कंसर्न अबाउट पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूक्रेन देन यू। ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ तो भाई आप वार में यूक्रेन को साथ दे रहे हैं, तो फिर इसमें पीस तो हो ही नहीं सकता है। आप दोनों, आपका तो रिलेशन केवल एक साइड हो गया, तो आप दोनों को एक टेबल पर ला ही नहीं सकते हैं, तो उसके बगैर पीस होगा ही नहीं। तो दैट वाज द मेजर इशूज़। अब हम देखें कि यूक्रेन विजिट्स का आउटकम क्या रहा, उसके जो मेजर टेक अवे हैं क्या है। तो सबसे पहला ये है कि यूक्रेन की विजिट जो है वो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1992 जिसमें इंडिया और यूक्रेन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद ये पहली विजिट है। और उसके पहले अगर हम देखें तो यूएसएसआर के टाइम में इंडिया और यूक्रेन का बड़ा क्लोज रिलेशन था, लेकिन उसके बाद यूएसएसआर के विघटन के बाद इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ तो अच्छा रहा, लेकिन यूक्रेन के साथ उस तरह का कोई नहीं हुआ। और वो तो क्लियर है कि भाई 92 से अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट नहीं किए हुए थे। और जब ये जो विजिट भी हुई है तो ऑलमोस्ट 7 आवर्स प्राइम मिनिस्टर एंड उसकी जो हाई पावर डेलीगेशन थे सबों को ट्रेन से सफ़र करना पड़ा, वारसा से कीव। तो ये 7 आवर जर्नी ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इंडिया के बिहार में अगर इसका इंटेंशन यूक्रेन के साथ कुछ अच्छा करने का और उसके साथ अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के प्रति सीरियसनेस नहीं होता, तो इतनी जो टफ जर्नी कोई ले ही नहीं सकता था। तो ये एक तो पहला हो गया कि भाई ये विजिट अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात इसमें जो टेक अवे है कि इंडिया अपने आप को एक इस स्थिति में पोजीशन कर रहा है कि वी आर प्रोवाइडिंग इटसेल्फ एज ए पीस मेकर इन द वार। इससे पहले अगर देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने दोनों के बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच पीस ब्रोकर करने की कोशिश की है। जैसे कि 2022 में तो जेलेंस्की ने खुद भी अपना 10 पॉइंट पीस प्लान फ्लोट किया था। उसके बाद 23 में ये अफ्रीकन डेलीगेशन भी विजिट किए हुए थे, लेकिन उसका भी कोई ख़ास आउटकम नहीं हुआ। देन May 24 इसमें चाइना और ब्राज़ील दोनों ने एक पीस प्लान फ्लोट किया, लेकिन उस पीस प्लान का जो कंटेंट्स है मेनली वो जो डी एस्केलेशन या होल्डिंग ऑफ इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस, नन अटैक ओवर द न्यूक्लियर प्लांट्स, ये सारे, चाहे वो नन यूज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये कहीं भी जो यूक्रेन का जो पीस फार्मूला है उसको कहीं दूर दूर तक टच नहीं करता। उसके जो मेन कंसर्न है उसको कहीं से भी हैंडल नहीं करता। और इवन रशिया के साइड का भी, रशिया का जो मेन कंसर्न है उसे भी ये एड्रेस नहीं करता है। तो यही कारण है कि चाइनीज़ जो पीस प्लान है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। लेकिन इंडिया के पास ऐसा कुछ नहीं था इस टाइम में कि इंडिया डिडंट कम आउट विथ एनी क्लियर कट पीस फार्मूला। लेकिन अगर आप जो डिफरेंट डिस्कशन हुआ या जो भी स्टेटमेंट्स आए उस सब से अगर आप बटोरें कि भाई क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, तो उसमें एक क्लियर कट लगता है कि इसके भी कुछ खास पॉइंट्स हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रति अपना सपोर्ट दिया। तो ये पीस फार्मूला का सबसे बड़ा मेजर एक पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई सोल्यूशन टू द वार कैन नॉट बी फाउंड ऑन बैटलफील्ड, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे आउट। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, जो अगर हम कहें कि इंडियन जो पीस प्लान है उसमें कि भाई बोथ साइड्स हैव टू सिट ऑन द टेबल, जब तक ये दोनों रशिया एंड यूक्रेन एक साथ बैठ कर के अपने प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करता तब तक कोई ये नहीं हो सकता। तो ये जो 3 आप पॉइंट लें तो इंडियन जो पीस स्ट्रेटजी है उसका बड़ा ही मेजर, और ये दोनों ही साइड को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिस को भी ऑफ़र किया। उन्होंने कहा कि यदि हम पर्सनली कुछ कर सकते हैं तो वी आर विलिंग टू डू दैट। तो इस तरह से देखें कि इंडिया अपने आप को एक पीस ब्रेकर और पीस ब्रोकर के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसमें
प्राइम मिनिस्टर की बातचीत पुतिन से भी हो रही है और प्राइम मिनिस्टर की बातचीत फिर यहाँ जेलेंस्की के साथ भी। तो वहाँ के जो आइडियाज़ थे, उन पुतिन के साथ जो बातचीत हुई उसमें जो मेन आइडियाज़ उभर के आए थे उनको प्राइम मिनिस्टर ने अपने जेलेंस्की के साथ शेयर किया और फिर जेलेंस्की का इन्फॉर्मेशन जो भी उसका एक रिस्पांस था वो अपना। तो इस तरह से एक देख सकते हैं कि जयशंकर ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इट वाज वेरी मच बैक एंड फोर्थ डिस्कशन। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक लग रहा है कि भाई यूक्रेन का वार ख़त्म होने का बहुत, अब ये नहीं कि अब कह लें कि एक यूनेंडिंग वार है, कुछ दिन में हो सकता है कि ये समाप्त भी हो जाए। और इसके लिए हम उसको भी कोट जेलेंस्की का है, जेलेंस्की ने भी कहा कि भाई हम होप करते हैं कि इंडिया एक नए विज़न के साथ उभर के आएगी और फिर अब इस पीस प्लान के साथ, माने इंडिया विल कम विथ न्यू विज़न टू टेक द पीस प्रोसेस फॉरवर्ड। तो इस तरह से हम देखें कि इंडिया का बड़ा ही मेजर रोल यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में एज ए पीस मेकर होने वाला है। दूसरा, अगर हम देखें कि भाई बायलैटरल रिलेशन पर क्या है, तो बायलैटरल फ्रंट पर भी कई डेवलपमेंट हुए। एक तो दोनों ही कंट्री ने 4 जो एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, वो मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, फिर कल्चरल एक्सचेंज। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन चारों में अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ये बहुत बड़ा जो इम्पॉर्टेंट साइट है। अभी प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई तो उसमें इन्होंने जो 4 जो मोबाइल यूनिट्स, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स उनको प्रोवाइड, वेस्ट क्यूब्स, जो इमरजेंसी असिस्टेंस के लिए और अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए वो काफ़ी उपयोगी साबित होता है। और इसके पहले भी अभी तक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 100 मेट्रिक टन का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 एग्रीमेंट्स, अगर हम जॉइंट स्टेटमेंट में देखें तो दोनों ही कंट्री ने, अगर अब पास्ट में भी देखें तो दोनों कंट्री इंडिया और यूक्रेन के साथ काफ़ी मिलिट्री कॉपरेशन रहा है। और इंडियन वारशिप जो ये अगर रसिया में बन रहा है या फिर इंडिया में ही फ्रिगेट्स वगैरह तैयार हो, उस सब के लिए जो इंजन है, टर्बाइंस, वो यूक्रेन से ही आता है। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया के स्टक पड़े हुए हैं क्योंकि वार के बाद इंजन की सप्लाई रुक गई। और जो भी मेजर, जैसे इसके जो इंजन सप्लायर थे जोरिया मैस्प्रो एक्ट, उसके भी फैसिलिटी पर रशियन बम्बार्डिंग हुआ। दूसरा जो प्रोजेक्ट था इंडिया 2009 में ही इंडिया ने अपने AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके अपग्रेडेशन का एग्रीमेंट साइन किया था यूक्रेन के साथ, जिसके तहत 60 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना था यूक्रेन में और फिर उसके बाद 40 यूक्रेन में और 65 इंडिया में होना था। लेकिन उसमें भी 35 ही हो पाया क्योंकि उसी के बाद वार ब्रेकआउट हुआ और रशियन ने अपने स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करने से बंद कर दिया। तो इन सारी चीज़ों पर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन देयर आर इनफ इंडिकेशन दैट बोथ कंट्री आर अगेन रिन्यूइंग और रीस्टार्टिंग देयर मिलिट्री कॉपरेशन। और जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें इसकी क्लियर चर्चा है कि दोनों ही कंट्री के जो डिफेंस फर्म है वो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे इंडिया में, साथ ही जो न्यू इमर्जिंग एरियाज़ है डिफेंस में उसमें भी कोऑपरेट करें। तो ये इंडिया के लिए और उसके लिए यूक्रेन के लिए भी काफ़ी विन विन सिचुएशन, क्योंकि यूक्रेनियन जो डिफेंस फर्म है दे आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग एंड दे आर वेरी मच अफेक्टेड बाय द रशियन बम्बार्डमेंट। तो उसके लिए भी एक अच्छा समय है और इंडिया के लिए भी है कि भाई अगर इंडिया और यूक्रेन दोनों ही अगर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करता है तो यूक्रेनियन जो टेक्नीशियंस हैं दे कैन वर्क विथ इंडियन काउंटर पार्ट एंड देन स्टार्ट द प्रोसेस फॉरवर्ड। तो इस तरह से अगर हम देखें कि बायलैटरल फ्रंट पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुआ। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एंड यूक्रेन दे आर नाउ रीगेनिंग द लॉस्ट ग्राउंड। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले तक चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच पीस ब्रोकर किया। उसके बाद अभी रिसेंट में इन्होंने हम पैलेस्टीनियन के जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास है या इस्लामिक जिहाद है या जो फतह है, इन सबों के बीच एक
पीस एग्रीमेंट साइन किया कि दे विल फॉर्म ए यूनाइटेड फ्रंट टू टेक द नेगोशिएशंस विथ इजरायली फॉरवर्ड। तो ये दो जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ईरान और सऊदी अरबिया के बीच एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट, और फिर यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द फैक्शंस ऑफ पैलेस्टीनियंस, इसके बाद चाइना अपने आप को एक ग्लोबल पीस मेकर के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। और इंडिया उससे भी अगर देखें तो इंडिया भी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अगर इंडिया अपने आप को अगर ये रसिया और यूक्रेन के वॉर को ख़त्म कर देता है तो इंडिया भी इमर्ज एज ए ग्रेट पीस मेकर, और इससे नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर की इमेज पर काफ़ी बूस्ट होगा, इवन इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है वो काफ़ी प्रॉस्पर करेगा। और इसी कारण देख सकते हैं कि मोरलेस एक इंडिया और चाइना के बीच और इसका जो रोल है ग्लोबल स्टेज पर, दोनों में भी कहीं ना कहीं एक कंपटीशन है। जिस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन पहुंचते हैं उसी समय जो ली कीयांग चाइनीज़ प्रीमियर, उसकी विजिट रसिया में होती है। तो इससे भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना दोनों ही अपने जो ग्लोबल प्रोफाइल को प्रमोट करने के लिए लगा हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि ये चार बेसिकली जो इम्पोर्टेंट टेक अवे हैं इन मोदी की विजिट का। और अब एक देखना होगा कि आगे के दिनों में कैसे इंडिया ये पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, क्योंकि दोनों ही साइड से फर्स्ट राउंड तो दोनों ही साइड से हो चुका है। मोदी ने इस इशू को पुतिन के साथ भी डिस्कस किया और जेलेंस्की के साथ, दोनों से टेक अवे मिल चुका है। अब फिर एक दूसरे के साथ इसका इंटरेक्शन होगा। हो सकता है कि बाद में हम लोग एक अनदर पीस समिट देखें जहां दोनों ही साइड बैठे और इसके बाद इस इशू को जितनी भी जल्दी हो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, क्योंकि इससे ये दोनों पार्टी ही नहीं इफेक्ट हो रहा है, इसका असर पूरे डेवलपिंग कंट्रीज पर खास करके पड़ रहा है। इवन द डेवलप्ड कंट्रीज दे आर ऑल्सो अफेक्टेड, बट द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट इज़ द ग्लोबल साउथ। और इसलिए ये वॉर जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना बेहतर है और वी कैन होप फॉर द बेटर। धन्यवाद।